हाँ, वो 400 जो थे उनकी जगह 800 बच्चे उस पूरे हॉल में थे, पैर रखने की जगह नहीं थी, हाउसफुल था। हाउसफुल था। और मैं बताऊं कि मुझे दुख इस चीज का हुआ कि उनसे ज्यादा लोग बाहर रहे जो देख नहीं पाए। तो मैंने नाटक को क्या है कि एमए के समय से ही नाटक को पढ़ना लिखना, एमफिल नाटक पे किया, पीएचडी नाटक पे किया। अभी डीलिट की जो मैंने कार्य किया, डीलिट की जो देश की सबसे बड़ी डिग्री मानी जाती है, उच्च शिक्षा की सबसे ऊंची डिग्री मानी जाती है, जिसको अपनी भाषा में कहें, हाँ। तो वो भी मैंने किया है। देश में 1% लोग भी नहीं करते हैं डीलिट। और मुझे शायद जहाँ तक है, मैं अपनी मीणा समाज की कम्युनिटी नहीं, आदिवासी समाज की कम्युनिटी का पहला व्यक्ति होऊंगा इस उम्र का जिन्होंने डीलिट सबमिट किया। तो ये मेरे लिए एक तरह से खुशी भी है कि मुझे इस दुनिया के बारे में थोड़ी बहुत जानकारियाँ हो रही है, पढ़ने लिखने को लेकर थोड़ा अच्छा लगता है। अभी तमाम 10-15 किताबें से भी ज़्यादा आ गई, और हर किताब मेरी हिंदी में आती है, तो उससे पहले कोई पंजाबी में अनुवाद करने के लिए आता है, कोई गुजराती में आता है, कभी इंग्लिश में आता है। अभी 2 दिन पहले आपको पता है यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में खालसा कॉलेज में बहुत भव्य कार्यक्रम खालसा कॉलेज में वाली अनुवादित पुस्तक को लेकर के। तो मेरा विषय संस्कृति, साहित्य, आदिवासी समुदाय, नाटक, रंगमंच, स्त्री और वर्तमान में जो घट रहा है, उन तमाम विषयों को लेकर के लेखन रहता है। बराबर बराबर। હવે તમે હવે રાજસ્થાનના છો, જયપુરના છો, હું બી જયપુર ઘણીવાર આવ્યો હું। કદાચ આપણી ભીલી બોલી, વાગડી બોલીમાં કદાચ બોલો તો આપણા દર્શકોને થોડી મજા આવે થોડી। મારું એમ કેવું છે કે તમે નાટક તો કરવાના હો, હવે તો વિનંતી કરો કે માનગઢ ઉપર એક બાઈ મરી ગઈ, કમલીબાઈ, કમલી નામ તો કમલીબાઈ, તો એ પાત્રને કદાચ તમે લો तो थोड़ा हम तो जीवतू लागे थोड़ा। नहीं, कमलीबाई के लिए जैसे आप कह रहे हैं वो मेरे जहन में है, मेरे विचारों में है। हाँ। और मैंने कालीबाई को क्यों है कि इसलिए लिया है अभी पहले, हाँ। क्योंकि कालीबाई हमारी शिक्षा को लेकर के, हमारी जो बालिकाएं हैं, बच्चे हैं, उनकी प्रेरणा स्रोत है। 13 साल की उम्र में। हाँ। और वो आजादी से पहले का समय है जब भारत गुलाम था। हाँ। 17, 18, 20 दिनों के पहले की बात है। उस दौर में वो अकेली लड़की, जिस समय समाज में आदिवासी समुदाय तो दूर, बाकी स्वर्ण समाज की महिलाएं या बच्चियां भी स्कूल में नहीं जाती थी। हाँ। तो उस दौर में कालीबाई जा रही है, तो उसमें पढ़ने का जो साहस है, जो जुनून है, जो लगन है, जो जिज्ञासा है, वो वाकई में मतलब प्रभावित करता है हमारी बच्चों के, आदिवासी समाज की नहीं, बाकी पूरी कम्युनिटी जो समाज है हमारा, उसमें कोई भी वर्ग हो सकता है और वो सब कालीबाई से प्रेरणा ले सकते हैं। तो मुझे लगा कि कालीबाई को नाटक के रूप में मैं ला करके, क्योंकि नाटक विधा वो है जो प्रत्यक्ष रूप से सीधा प्रभावित और साक्षात उसका जो दृश्य होता है वो अनुभव और महसूस कराता है कि कैसा दृश्य होगा उस दौर में। वो एक जीवंत दृश्य उतरता है मंच पर। तो मुझे ये लगा कि क्योंकि कालीबाई को लंबे समय से मैं पढ़ भी रहा हूँ, राजस्थान से जुड़ा हुआ हूँ और साहित्य में भी पढ़ाता हूँ, तो कालीबाई मेरे सामने था कि मैं पहले इसको पूरा करूँ। और मानगढ़ धाम को लेकर के भी मेरे मन में नाटक की रचना है। बराबर। मतलब महिला विमर्श को लेकर के या स्त्रियों को लेकर के जब नाटक, क्योंकि जैसे मैंने आज चर्चा भी की थी कि झलकारी बाई को लेकर, हाँ, झलकारी बाई झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई, जिसको तो सब जानते हैं, दुनिया जानती है, लेकिन उसको इतिहास में लक्ष्मीबाई को इस रूप में दिखाया है जैसे सब कुछ बलिदान और योगदान उन्हीं का था अंग्रेजों के खिलाफ या वहां के राज्य को सुरक्षित करने में, जबकि कहीं ना कहीं एक बड़ा योगदान झलकारी बाई का भी था। कारण ये था कि झलकारी बाई और झांसी की रानी का जो चेहरा था, फेस था, बॉडी थी, उनका जो मिला जुला था। और जब युद्ध वाली स्थितियां हुई तो उनके सामने दरबारियों लगा। और झलकारी बाई बहुत जुझारू भी थी, लगती थी रानी की तरह एकदम थी, तो मतलब आदिवासी कम्युनिटी से। लेकिन आपको पता है कि उसमें जो जोश और जो उसका जो जज्बा था वो रानी की तरह लगता था। तो जब युद्ध की अंतिम सीमा आई कि अब मतलब बचने के सवाल नहीं है, तो झलकारी बाई को कई बार ऐसा तथ्य सामने आते हैं कि झलकारी बाई वहाँ युद्ध करती हुई नजर आती है।
लेकिन उसको उस रूप में इतिहास में लिया नहीं गया, उसको पीछे धकेल दिया गया, क्योंकि वो एक निम्न समाज के तबके से आ रही थी और उस समाज की नज़रों में उनका वो था कि ये दासी है, इस राज्य में झाड़ू पोछा वाली, जैसे आज की भाषा है, तो इसका कोई वजूद नहीं है। रानी को प्रोजेक्ट करते हैं और उस पर तमाम तरह से इतिहास लिखा जा रहा है, उन पर तमाम तरह से रचनाएं की जा रही है। हालांकि उनका बहुत बड़ा योगदान है, उनको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। झांसी की रानी भी हमारे लिए प्रेरक है और स्वीकार्य है, लेकिन कहीं ना कहीं झलकारी जैसी बाई का योगदान या झलकारी जैसी मतलब महिला का योगदान, उसको इग्नोर करना, ये आज से पूर्व के जो इतिहासकार थे या जिन्होंने भी मतलब रचनाएं की है नायकों पर, वो कहीं ना कहीं दोहरा और भेदभाव वाला चरित्र मुझे उन लोगों का नजर आ रहा है। समाज को लेकर के भी हो सकती है या उनके मन में सोच भी हो सकती है, जो झांसी की रानी का इतिहास लिख रहे हैं, उनके योगदान का, संघर्ष का, उनके जज्बे का, राज्य की व्यवस्था को लेकर के जब इतना कुछ वो लिख रहे हैं, तो झलकारी बाई की अनुपस्थिति या उनका योगदान, उनका समर्पण समाज के लिए, राष्ट्र के लिए क्यों नहीं उनकी रचनाओं में या उनके ध्यान में आता है। इस चीज़ को लेकर के मेरा उन लोगों के प्रति जिन्होंने उस तरह की रचनाएं लिखी और उनको इग्नोर किया, उनके प्रति मेरी असहमति है और कहीं ना कहीं उनका दोहरा चरित्र भी सामने आता है। तो मैंने सोचा है कि कालीबाई के बाद झलकारी बाई हाँ, और भी बहुत सारे अपने मतलब पात्रों है। मानगढ़ के धाम पर जिस तरह से गोविंद गुरु के नेतृत्व में जो कत्ल हुआ था और बहुत सारा, वो भी नाटकों के रूप में आना चाहिए। मोतीलाल तेजावत जो एक आंदोलन के थे, वही डूंगरपुर के, ये मतलब ये तो मैं अभी कुछ जो समय के अभाव में देश में बहुत सारे नायिकाएं हैं, जननायक जिनको कहीं भी इतिहास में जगह नहीं मिली है और जिनको कुछ को मिली है, उसमें कहीं ना कहीं कई कारण मजबूरियां, ये छोटे छोटे हैं जिनको 5 पेज 5000 शब्दों में विस्तार से जिनको दिखाना चाहिए, एक छोटा सा दिखा दिया कि ये व्यक्ति जैसे पूजा धीरा, हाँ, और भी बहुत सारे हैं, पूजा बील वगैरह, और भी मतलब कितने ही नाम गिना सकते हैं हम लोग, लेकिन ये 2-3 नाम जो सामने अभी मतलब आए हैं, तो इन पर आने वाले समय में नाटक आपको पढ़ने को मिलेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये नाटक जल्दी ही आप लोगों को गुजरात प्रदेश में भी कहीं ना कहीं मंचित करते हुए नजर आएंगे, ऐसा मुझे आशा है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे समाज की नायिकाएं हैं, नायक हैं, जिन्होंने समाज, देश और राष्ट्र के लिए मतलब सब कुछ किया। आज तो सब कुछ व्यवस्था है हमारे पास, सारे संसाधन, जबकि उन लोगों ने इतना कुछ किया तब जा करके आज हम खड़े हैं ना यहाँ इतनी अच्छी जगह में और बोल पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनके प्रति हमको अब कार्य करने की जरूरत है और हमारे समाज का जो हिस्सा है उन लोगों को बताने की जरूरत है कि किस तरह से हमारे नायकों ने हम लोगों के लिए किया है और वो कहीं ना कहीं अधूरे रह गए हैं, या कह सकते हैं कि उनको इतिहास ने उस तरह का स्थान नहीं दिया है जो अब उस पर कार्य करने की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि वो हमारा अधिकार है और वो उनको हक दिलाने का भी एक नैतिक कर्तव्य पड़ता है हम लोगों की। तो वही मैं सोच करके अपना एक तरह से जो एक कार्य है वो करने का कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। लेहराम जी, હવે તમે હક અધિકારની વાત કરી, લડવાવાળા આઝાદી પહેલાં બધા જ લડ્યા અને મૂળભૂત લડનાર આપણા આદિવાસી ભાઈઓ છે। આઝાદી મળી જ્યારે સંસદમાં અવાજ ઉઠાવ્યો, સંસદમાં સૌથી પહેલાં આદિવાસીના અધિકારો માટે, હું આગળ બોલું, તમને ખબર તો પડે કે સંસદમાં આદિવાસીના હક માટે અવાજ જો પહેલો ઉઠાવ્યો હોય તો મારી વિચારધારા પ્રમાણે જયપાલસિંહ મુંડા તો આ સંદર્ભે જયપાલ મુંડા વિશે તમારું શું કહેવું છે? 2 શબ્દ। જયપાલ મુંડા સંસદમાં પહેલી એમને સી ઘોષણા કરી હક અને અધિકાર માટે, પહેલો જો બોલ્યો હોય દેશની સામે અને સંસદમાં તો જયપાલ મુંડા। આઝાદી બાદની વાત છે, પહેલાં તો બધા જ લડ્યા, અહીં આઝાદી બાદની વાત, સંસદમાં અવાજ ઉઠાવ્યો, तो ये संदर्भ में 2 शब्द। देखिए, जयपाल मुंडा जी जैसे एक तरह से आदिवासी कम्युनिटी के लिए जो आवाज़ और अधिकारों को और हक को लेकर के जिस तरह से लगातार आवाज़ उठा रहे थे, तो उस आवाज़ को कहीं ना कहीं उस समय की जो सत्ता थी, पंडित नेहरू जी और तमाम उसका व्यवस्था, तो उसको स्वीकार भी करते हैं कि आदिवासी कम्युनिटी जो है वो इतनी ईमानदार और इतनी डेडिकेट और इतनी परिश्रम करने वाली है। इन समाज
कि जो मनुष्य है, इस समाज का मानव है, आदमी है, परिवार है, उनमें जिस तरह की निश्चलता है, और यहाँ तक बहुत सारे लोग उस दौर में कहते हुए कि जिस तरह प्रकृति को लेकर के इनके मन में, जहन में जो प्रेम है, जो सौहार्द है, मतलब जो आत्मीयता है, वो किसी भी समाज में नहीं देखने को मिलती है। और आज अगर हम बार बार एनवायरनमेंट की लेकर के, क्योंकि जैसे अभी बताया कि जयपाल मुंडा जी जिस अधिकारों के साथ बात कर रहे हैं, उन्होंने बात तो रखा, लेकिन उस बात को सुन करके, जैसे आज के समय में भी बहुत सारी बातें सुन करके इग्नोर कर दी जाती है ना, वैसे ही अंबेडकर जी एक तरफ लगातार उस सारे समाजों को समान करने के लिए संविधान का निर्माण कर रहे हैं, और इधर मुंडा जी, जो जयपाल मुंडा जी जो आदिवासी समाज को लेकर के उनके हक अधिकारियों की बात कर रहे हैं। लेकिन फिर देखो, कहीं ना कहीं इन दोनों में एक जो होने वाला भाव है, उसको बहुत सारे कारण ऐसे हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं दोनों का रास्ता अलग अलग करते हैं, अलग अलग कर देते हैं। बाद में आगे जाकर के आप देखो, बिरसा मुंडा जी और इनको तो जंगल के रक्षक के देवता के रूप में मान रहे हैं, उधर संविधान की रक्षक के और बाकी समाज की रक्षक के रूप में अंबेडकर जी को, और ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, हाँ, इनको इस तरह से। तो कहीं ना कहीं समाज में एक ऐसा था जो ये कम्युनिटियां एक होकर के अपने अधिकारों के लिए लड़ सकती थी, कर सकती थी। इनको दो जगह करने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि समाज में सारा ही तबका ऐसा हो। कुछ लोग होते हैं जो खराब प्रवृत्ति के, वो उस दौर में भी थे, देवताओं का युग महाभारत में भी थे, हाँ, थे है ना, और रामायण के युग में भी थे, और आज भी है, और आगे भी रहेंगे। लेकिन पृथ्वी पर, समाज में, समय और इतिहास में अच्छे लोग भी हैं, और अच्छे लोगों की वजह से ही आगे जाकर के संघर्ष, देखो बिना संघर्ष किए आसानी से जल्दी से चीज़ें देता नहीं है मनुष्य। उनको लगता है कि मेरी सत्ता छिन जाएगी। बहुत कम प्रवृत्ति के होते हैं जो बहुत उदार प्रवृत्ति के होते हैं। तो हम लोगों को शुरू में जिस नेगेटिव या जिस तरह की नकारात्मकता की, जंगली है, सभ्य है, वन मानुष है, कुछ नहीं है, लेकिन इस समाज पर अगर कोई, पृथ्वी की उत्पत्ति के समय अगर कोई समाज था तो वो था आदिवासी जातीय समाज, क्योंकि वो सीधा प्रकृति के साथ जुड़ रहा है। प्रकृति के साथ जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई, मनुष्य की उत्पत्ति ही प्रकृति का निर्माण जब भी हुआ तो मनुष्य का हुआ, और वो विकास की प्रक्रिया चली, और तमाम उसके बाद में जो संस्कृति के रूप में आए, संस्कृति, फिर भाषा और तमाम सारी चीज़ें। तो आप देखो कि मनुष्य का पूरा जो संबंध है वो प्रकृति के साथ, हाँ, प्रकृति के साथ। आज जरूर शहरी और नगरीय जीवन में आकर के मनुष्य अपने उस पूरी प्रकृति को भूल गया, उसका दोहन कर रहा है बड़ी मात्रा में। अपनी सुख सुविधाएं, भौतिकता को बढ़ाने के लिए प्रकृति को कुछ नहीं समझ रहा। पेड़ पौधे, तो उनका परिणाम हमें पर्यावरणीय दृष्टि से देखें तो ये मौसम में बेमौसम होना, बारिश में बेबारिश आना, और तमाम तरह की गर्मी, सर्दी, ये सारे जो हैं, वो काम, ये सब कुछ है, ये उसी का तो नतीजा है जो मनुष्य ने अपने लिए बोया है। पहाड़ों का वो रिचना, तमाम हजारों नदियाँ सूख गई, सरस्वती जैसी कितनी पुरानी हजारों, ये तो अभी की बातें होंगी। इससे पहले भी मतलब प्रकृति का जो अस्तित्व, उसके साथ मानव का संबंध है। और मानव कौन था? ट्राइबल समूह, जिसको कुछ पढ़ा लिखा वर्ग जब आ गया तो उन्होंने कहा ये तो जंगली है। जंगली नहीं था वो, जंगली वो थे जो शहर में रह करके, नगरों में रह करके, जो उनको जंगली कह रहे थे। असभ्य तो वो थे। आदमी असभ्य क्या है? असभ्यता किसको हम मानेंगे? असभ्य वही है जो मनुष्य के प्रति हीनता का भाव रखे, जिसमें ईगो का भाव हो, जो हिंसक प्रवृत्ति का हो, जिसके अंदर छल प्रपंच, जो झूठ हो, है ना, मुखौटे वाली प्रवृत्ति हो, ठग वाला भाव हो। यही तो, ये असभ्यता का ही तो प्रतीक है। प्रतीक है, हाँ। ये सभ्य मनुष्य की श्रेणी नहीं है जो नैतिकताहीन और संवेदनहीन है। और ये कौन थे? ये सारा जो, अगर सामने वाले आदमी को देख करके दूसरा आदमी खुश नहीं है तो आप उसको सभ्य नहीं मान सकते। पढ़ना लिखना, 2 अक्षर ज्ञान करना सभ्यता का अर्थ नहीं है। सभ्यता है कि आप किस तरह के मनुष्य हैं और आपके अंदर मनुष्यता और संवेदनशीलता कितनी जीवित है, उस आधार पर तय होती है मनुष्य की सभ्यता और उसकी योग्यता और उस मनुष्य की मनुष्यता का पैमाना। मैं
जिस तरह समझता हूँ, क्योंकि ये शाश्वत सत्य है कि ईश्वर ने मनुष्य का निर्माण किया, पृथ्वी पाताल सब एक उससे जो ताकत है, शक्ति है, उसी ने तो निर्मित की, और उसी ने इस पृथ्वी पर, इस प्रकृति पर हम जैसे मानव की रचना की। अब मानव की रचना करने के बाद में जो डिवाइड किया, जो जातियों में, धर्मों में, क्षेत्रों में, भाषाओं में, किसने किया? ये तो आदमी ने ही किया है ना। और उन्होंने सिर्फ मनुष्य का निर्माण किया है, शारीरिक दृष्टि से मनुष्य को अलग किया है, अंगों के आधार पर, जैसे एक स्त्री बना दिया और एक पुरुष बना दिया। लेकिन कहीं भी ईश्वर ने ये नहीं कहा कि स्त्री कमजोर है, पुरुष कमजोर है ना, वो तो नहीं किया। वो एक दृष्टि से बना। लेकिन मनुष्य क्या, मनुष्य ने ही बना दिया। आदमी जैसे चालाकों ने कहा तू कमजोर है, ये स्त्री है, वो है, वो है। आपके पास अगर संवेदना है, आज ईमानदारी है, सच्चाई है, तो बहुत लोग, या सीधापन है तो क्या वो कहेंगे कि बहुत सीधा है, कुछ नहीं जानता है ना। और जो ठगी, चालाक, धूर्त है, उनकी बोलबाला ज्यादा आज समाज में होता है। कहावत है कि एक सज्जन आदमी पीछे बैठा रहता है, बहुत कुछ जानता है, लेकिन वो कहता है कि अब वो नहीं। और एक सबसे ज्यादा शोर करने वाला आदमी होता है, कुछ नहीं मालूम है, उसको सब लोग देखते हैं, शोर बोकर वाले को। राइट है। सज्जन अच्छा आदमी प्रमाण नहीं देता है, नहीं देता। तो आदिवासी समुदाय वो सज्जनता का प्रतीक है, वो मनुष्यता का प्रतीक है, जिसके पास आज भी ईमानदारी है। आदिवासी समुदाय से आने वाले तमाम, अगर आज के समय में ध्यान दे, आप सरकारी विभागों में देख लो या कहीं भी कार्य, बहुत ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं। एक दो कौड़ी पैसा वो झूठ का और बेईमानी का नहीं लेते हैं। कहीं मजदूरी भी कार्य करने जाएंगे, मालिक नहीं है तो उनको चिंता रहती है, अरे आज तो कुछ काम निकला ही नहीं, पैसे ले लेंगे। ये भाव उनके अंदर है। कैसे? क्योंकि वो प्रकृति के साथ जीवन भर, जन्म से ही संस्कार उनके, क्योंकि प्रकृति में निश्चलता नहीं है, छल कपट नहीं है, वो सबको समाहित करती है, सबको अपने पास रखती है, कहीं भेदभाव नहीं करती है। आपके गांव में बारिश आ रही तो सबके घर में एक साथ आएगी, हाँ, सबके घर में आएगी तो सबके एक दो, रात्रि होगी तो सबके। वो ये नहीं करेगा कि तुम्हारे घर में ज्यादा बारिश आ गई, मेरे घर में ओले पड़ गए, मेरे घर में ये हो गया, मेरे खेत की फसल चौपट नहीं हुई, तुम्हारे खेत की। ये प्रकृति का नहीं होगा, तो पूरे मानव जाति को एक, ये देखने का भाव प्रकृति में, और वही प्रकृति हमें सिखाई है मान, और वही हमने सीखा है, और वही जब समाज में हमने आचरण के रूप में उतारा, देखा, तो बाकी समुदाय ने उसको गंवार, जंगली और तमाम पर्यायों से पुकारा, जिनको मैं कहीं ना कहीं, उनको मैं सभ्य मानता हूं, क्योंकि अगर वो सभ्य होते तो उनमें संवेदना होती, प्रकृति के प्रति उनका लगाव होता, मनुष्य के प्रति उनका एक दृष्टिकोण होता है कि नहीं ये भी आदमी है। आदमी कलर से अगर गोरा और काला हुआ और उसके आधार पर हम आदमी की चीज़ों को तय कर रहे हैं, तो यह हमारी सज्जनता और हमारे ज्ञान का प्रतीक नहीं है, मनुष्यता का नहीं है। कलर तो कलर है। आदमी की पहचान उनके आंतरिक गुणों से होती है, उसके आचरण से होती है, उसके सद्व्यवहार से होती है, उसके चरित्र से होती है, उसके मूल्य से होती है, मूल्य से होती है। वो व्यक्तित्व आज धीरे धीरे कहीं ना कहीं धूमिल हो रहा है। आज उस आचरण को देखने की बजाय मनुष्य आज झूठ, पाखंड, छल, प्रपंच, इन सबको देख रहा है। जो ये कर रहा है, जो ये करता है, वो शायद लगता है कि ये सबसे ज़्यादा मेरा। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं, और बहुत चीज़ें हो गई। जैसे मेरा कहने का मतलब ये कि यही है कि जनजातीय जो नायक है, चाहे नायिकाएँ हैं और चाहे नायक हो, जिन्होंने बहुत काम किया है, किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, पूरे देश में कहीं भी जगह, हाँ, उनको जो अधिकार और वो जो सामने नहीं आए हैं, मुझे लग रहा है कि जितना लिख पाऊंगा जीवन में, मेरी पूरा का पूरा प्रयास है कि मैं चुन चुन कर इस नायकों पर नाटक लिखूं, एकांकी लिखूं, या उपन्यास जैसी विधा लिखूं, कविताओं में उनको दर्ज करूं, अपनी लेखनी में, अपने विचारों में, और अपने साहित्य का जो सृजन है उनके माध्यम से एक पूरा कोशिश रहता है। और
अपनी जो मातृभाषा है ढूंढाड़ी, जयपुरी जो है, जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है, जयपुरी का दूसरा नाम है ढूंढाड़ी। ढूंढारी ढूंढारी ढूंढाड़ी, हाँ। कि जैसे मैं आपको बोलूं कि पाखरी साहब आज तो यार आपने बहुत चोखो काम करियो, यो इंटरव्यू ले, यो साक्षात्कार लियो छे ने, इसमें મને આટલી खुशी हो रही है। हाँ अब काहे थाने काहे बताऊं मैं, हाँ मतलब उनके लिए हमारे घर शब्द कौन है। हाँ शब्द तो जैसे छोरा लड़का लड़की हो, छोरी काहे कर रही है कि ए लड़की तू क्या कर रही है, ए छोरा इधर आ, इधर आ जा, हाँ ए छोरी तू उधर जा, वो बुला रहा है तुझे। भैंसन चारो गाल दी कहीं, गायन बकरियां चरा लिया कहीं, खेत की नावनी कर ली कहीं, ये सारे काई कर रही है, कर ली कहीं, ये ढूंढाड़ी का है, जिसको जयपुरी दूध भाषा कहवाय, दूध भाषा। हाँ। माने उदरમાંથી निकलती दूध भाषा। दूध भाषा। तो मैं आपको बताऊं कि मैं इस ढूंढाड़ी को, अब जैसे राजस्थान से किसी का फोन आता है, मित्र लोगों का जो भी, तो मैं इसी में करता हूँ, हाँ कद आ रहे छे, काहे कर रहे छे यार, आऊंगा 2-3 दिन बाद में जयपुर में ही, और सब बढ़िया चाल रहे छे, चाहे मेरे मैं कहीं भी बैठा हूँ, फोन पे कहूँगा हाँ थोड़ी देर में करे छू, मैं थारे से बात अभी फ्री हो। मुझे ये नहीं आता है कि ये दूसरी भाषाओं के अलग अलग लोग हैं, उनसे नहीं, वो अपनी जगह। कई बार मैं कक्षाओं में, मैं जैसे मेरे पास पंजाबी के भी हैं और डोगरी के भी हैं, उड़िया के भी हैं, बांग्ला के भी है, तेलुगु के भी, तमिल के भी, सब जगह बांग्ला के, क्योंकि पूरे देश के नहीं, बांग्लादेश और तमाम जगह के बच्चे आते हैं। तो जब बच्चे कई बार क्लास नहीं पढ़ पाते हैं, कहते हैं आज तो सर बोर हो गए कुछ और, तो उनसे मैं सोचता हूँ कि उनको कहता हूँ आपस में अपनी अपनी बोलियों में बात करो जो घर पे तुम करते हो। हाँ बस बस लोकल भाषा में तुम्हारी। तो फिर एक दूसरे को सुनते हैं तो वहां रुचि होती है। कोई उड़िया बोल रहा है, मैं फिर राजस्थानी जैसे ढूंढाड़ी बोल दिया, या कोई भोजपुरी बोल रहा है, तो लगता है कि हम कितनी विविधताओं में रह रहे हैं। और जहां सज्जनता है वह बहुत सही है, लेकिन इसको बांटने का, तोड़ने का, बिखेरने का, अलग करने का कुछ दुष्ट समाज के कुछ दुष्ट लोगों ने हमेशा कार्य किया है। चिंता का विषय है। लेराम भाई, हाड़ौती भाषा એવું नाम में हम बोले हाड़ौती, ये हाड़ौती भाषा कया एरिया में किस क्षेत्रों में बुलाई जाती है अपने राजस्थान में? हाड़ौती, मारवाड़ी, मेवाड़ी, जोधपुरी नाम आवे से हाड़ौती। हाड़ौती और वागड़ का दोनों का क्षेत्र अलग अलग है। हाँ। कोटा और बूंदी वाला जो पूरा क्षेत्र पड़ता है वो हाड़ौती अंचल में आता है। मूल रूप से जो राजस्थान का कोटा है, कोटा कोटा हाँ, और बूंदी है, बूंदी हाँ, गुजरात से सटा हुआ। हाँ, कोटा बूंदी इधर थोड़ा वो टोंक आ गया, टोंक कुछ अजमेर का थोड़ा सा जिला हो गया। तो और कोटा के आसपास जो उधर बांसवाड़ा, अब बांसवाड़ा में जैसे डूंगरपुर बांसवाड़ा, वो तो वागड़ में चला गया, वागड़ में चला गया, है ना। हाँ। तो ये इधर वाला जो बेल्ट है, सवाई माधोपुर से थोड़ा टच रहा है, ये सीमा उधर, तो ये पूरा सिरा मतलब उसका आ गया है, हाड़ौती वाला। हाड़ौती अंचल जो है, इसको हाड़ौती अंचल क्षेत्र है, जिसमें आपका ये मालवा वालवार ये सारी चीजें आ गई, है ना। प्रतापगढ़ से आगे बढ़ो, तो ये सारा क्षेत्र है उसमें आ रहा है। और मैं आपको बताऊं कि उसमें कोई इतना बड़ा गैप नहीं है बोली और भाषा, बोली और भाषा में नहीं, क्योंकि जो राजस्थानी में जो चल रहा है ना, वही इन अंचलों में भी चलता है। अब जैसे ढूंढाड़ी और हाड़ौती वाली है ना, उसमें कोई वागड़ी जो बोली है, वागड़ी बोली, वागड़ की है ना, उसमें कोई ज्यादा इतना अंतर नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, वो आसानी से समझ में आती है। अब जैसे ये पूरा आपका मारवाड़ी जो है, हाँ, मारवाड़ वाला जो क्षेत्र है पूरा, जोधपुर वाला, जोधपुर वाला बेल्ट, चित्तौड़, वो आगे का पूरा जो है वो मारवाड़ी में। और आपको बताऊं कि वो बोली जैसे ढूंढाड़ी है, उतनी सुरीली मारवाड़ी भी। ये राजस्थान के जो तीनों चारों क्षेत्रों की, क्योंकि ढूंढाड़ी का जो क्षेत्र है जयपुरी का, वो मत्स्य केंद्र है एक तरह से। मत्स्य में पहले 4-5 डिस्ट्रिक्ट, इधर अलवर आ गया, आगे करौली आ गया, सवाई माधोपुर तक आ रहा है, इधर जयपुर पूरा आ गया, अजमेर का सीमा टच कर रहा है, और फिर आगे सिक्कर तक का है। सिक्कर में फिर क्या है, शेखावटी वाला एरिया पड़ जाता है, जो बीकानेर वगैरह ये जो आता है ना, पूरा बीकानेर, बाड़मेर, वहां तक आगे तक जा रहा है ये शेखावटी, झुंझुनू और सिक्कर वाला है, ये पूरी हरियाणवी से प्रभावित है। इसमें कर्कशता है, कड़क खड़ी,
खड़ी, बोली हाँ। जो है ये इसमें आ रही है, जबकि ढूंढाड़ी में और मारवाड़ी में तो बहुत सौम्यता मिठास है। मतलब गुस्से में भी अगर मैं बोलूंगा ना तो आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा। और इधर हमारी शेखावटी में वही मित्र लोग शेखावटी से बात कर कट्ठे क्या है वो, मतलब हरियाणा वाली वो पूरा है ना, उसका पूरा प्रभाव आपको दिखेगा, लगेगा कि यार आसानी से बोल रहा है, उसमें भी मतलब कड़कड़ाहट है। तो ये पूरा क्षेत्र, लेकिन सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं पूरी, क्योंकि वो राजस्थान की ही छत्र छाया में है और हम सब तो हिंदी की छत्र छाया में है, सब राजस्थानी गुजराती, तो वो कोई नहीं, वो तो अपनी अपनी वो है बोली, जहाँ जिस बोली में बोलने में हम सहज हो सकते हैं वो करना चाहिए बात, उसमें कोई वो नहीं। બરાબર. તો ખૂબ ખૂબ આભાર લહેરીરામભાઈ, તમને મળી અને ઘણો આનંદ થયો. અને હું દેશ દુનિયાના તમામ મિત્રોને વિનંતી કરું છું કે આ રીતની વાતો આપણા દેશની અંદર, હિન્દુસ્તાનની અંદર ભાઈઓ બહેનોના મોઢે ઘણી બધી છે. તો જેવી રીતે લહેરીરામભાઈએ સંશોધન કર્યું છે, સાંભળ્યું છે, જીવનમાં પચાવ્યું છે, ઉતાર્યું છે, તો આજે બનારસ ખાતે આખા વિશ્વવિદ્યાલયની અંદર આખા દેશના બાળકોને જ્ઞાન આપી રહ્યા છે. તો આ રીતે કંઈક મેળવો અને આપણી વારસામાં લહેરીરામભાઈ આ જ વસ્તુ આપણે આપવાની છે. તો फागरी साहब बहुत चोखो लाग्यो, हाँ। बहुत अच्छो लाग्यो, अच्छो लाग्यो? और तो बहुत अच्छो लाग्यो कि ते आज इंटरव्यू लिया जी। और इंटरव्यू के बहाना बातचीत होगी अपनी। हाँ, अपनी बात। मेरी बात तासु कर लियो और ठाकी बात आपा Thank you. सुन लियो। Thank और you. बहुत बहुत घणो घणो आभार। और जय गुरु। राम राम सो राम राम, और मतलब जोहार जोहार, राम राम. राम।